कहते हैं ना, जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। सुबह के 4 बजे थे। दिल्ली का कैंट रेलवे स्टेशन हल्की धुंध और अनजाने चेहरों की भीड़ में धीरे धीरे जाग रहा था। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 की एक बेंच पर एक नौजवान युवती रिया अपने 2 साल के बेटे राहुल को गोद में लिए चुपचाप बैठी थी। ना किसी को आवाज दे रही थी, ना किसी से मदद मांग रही थी। बस आंखों में नमी, चेहरा उतरा हुआ और मन ऐसा जैसे भीतर ही भीतर कोई तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरती ट्रेन के इंजन की आवाज से वो हल्का सा चौंक जाती। उसका छोटा बेटा राहुल कभी पापड़ वाले की तरफ देखता, कभी बिस्कुट वाले की ओर हाथ बढ़ाता। रिया उसका हाथ थामकर बस प्यार से कहती, नहीं बेटा, ये नहीं लेना। उसकी आवाज में ममता थी, लेकिन आंखों में वो बेबसी जो एक माँ भूखे बच्चे को देखकर भी कुछ न कर पाने पर महसूस करती है। उसी बेंच से कुछ दूरी पर बैठा था 28 साल का राघव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मुंबई में नौकरी करता था और त्योहार मनाकर वापस लौट रहा था। उसने सुबह से ही रिया को देखा था। वही पीली सी शॉल ओढ़े बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, जो हर बार ट्रेन रुकते ही खड़ी होती और फिर भीड़ देखकर वहीं लौट आती। राहुल की आंखों में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है ये? वो राहुल के सामने आकर बोला, लो नन्हे दोस्त, थोड़ा सा खा लो। रिया ने चौंक कर देखा। आंखों में सवाल था, गुस्सा नहीं, पर हां, आत्मसम्मान जरूर था। आपने ये क्यों लिया? ये बस यूं ही हाथ बढ़ा देता है, इसका पेट भरा है। उसने शांत लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रिया कुछ नहीं बोली, सिर्फ अपने बेटे को देखने लगी, जो पापड़ खाते हुए पहली बार उस दिन मुस्कुरा रहा था। और उसी पल राघव ने जान लिया, ये सिर्फ भूख नहीं जो शायद बहुत दिनों बाद आई है। थोड़ी देर बाद राघव ने पास आकर धीरे से पूछा, आप कहां जाना चाहती हैं? मेरे पास जनरल टिकट है, लेकिन हर ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि बच्चे के साथ चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं बस सोच रही थी कि कोई ट्रेन कम भीड़ वाली मिल जाए। अरे तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं भी मुंबई जा रहा हूं, मेरे पास ऐसी कोच का टिकट है और मेरी केबिन में जगह भी है। चलिए मेरे साथ, मैं टीटी से बात कर लूंगा, ने ईमानदारी से कहा। रिया कुछ पल चुप रही, जैसे जिंदगी में पहली बार कोई भरोसे की डोर थमा रहा हो। फिर बोली, पर मेरे पास तो सिर्फ जनरल का टिकट है, अगर टीटी ने कुछ कहा तो? मेरे पास पैसे भी नहीं है, आपके पास हिम्मत है और वो बहुत बड़ी चीज है। टिकट मैं संभाल लूंगा, आप सिर्फ चलिए। वो झिझकी, लेकिन फिर सिर हिला दिया। शायद अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं, बल्कि दिल का भी हल्का कर दिया हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके से रिया सहम गई। इतना ठंडा क्यों है यहां? उसने अनायास पूछा। क्योंकि आप पहली बार यहां आई हैं। रिया की आंखों में राहत की चमक आई। वो बोली, आपने इतना सब किया, क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं और इंसानियत आज भी जिंदा है। उसकी ये बात रिया के दिल को छू गई। यात्रा शुरू हुई और ट्रेन की खिड़की से बाहर के नजारे को एक तक देखती हुई रिया अब भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाई थी। दिल के अंदर एक डर अब भी पल रहा था। शायद इसलिए नहीं कि कोई नुकसान हो जाएगा, बल्कि इसलिए कि वो इतने समय से खुद को अकेला समझती रही थी। और अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? रिया ने उसकी ओर देखा, कुछ कहे बिना सिर हिलाया। आप इतने छोटे बच्चे के साथ अकेले मुंबई क्यों जा रही हैं? कुछ परेशानी है क्या? रिया की आंखों में कुछ पल को नमी तैर गई। मेरे पति का नाम महेश था, नौकरी करते थे एक प्राइवेट कंपनी में। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनकी शराब की आदत सामने आने लगी। पैसों की तंगी, गालियां और कई बार तो हाथ भी उठा देते थे। कुछ पल के लिए रिया रुकी, जैसे शब्दों से नहीं, आंखों से बता रही हो कि कितना कुछ सहा है उसने। फिर आगे बोली, जब मेरा बेटा हुआ तो वो कुछ हफ्तों के लिए सुधर गए, लेकिन घर वालों ने साफ कह दिया, हमारे बेटे के साथ जो रिश्ता था वही सब कुछ था, अब तू हमारे लिए कोई नहीं। राघव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, बिना टोके, बिना कोई सवाल पूछे। फिर रिया ने आगे बताया, अब ना छत थी, ना सहारा, ना कोई सुनने वाला। एक दिन गांव की एक जानने वाली दीदी ने बताया कि महेश की कंपनी में उसका पीएफ और कुछ फंड जमा हो सकता है। बस वही उम्मीद लेकर मैं मुंबई जा रही हूं।
यही एक आखिरी कोशिश है। रिया की आवाज अब टूटने लगी थी, लेकिन हिम्मत अभी बाकी है। और अब आप अकेली नहीं है। इस एक वाक्य ने रिया को कुछ पल के लिए सुकून दिया। रात अब पूरी तरह गहरा चुकी थी। बाहर खिड़की के उस पार बस कालेपन में स्टेशन की लाइटें भागती नजर आ रही थी, और केबिन के अंदर दो अनजाने लोग एक अनकहे भरोसे में बनते जा रहे थे। राघव ने अपने बैग से खाना निकाला। दाल चावल और आलू की सब्जी थोड़ा सा खा लीजिए, भूखे पेट हिम्मत भी थक जाती है। रिया ने पहले मना किया, फिर खा लिया। कोई बड़ा कीमती खाना नहीं था, लेकिन उस साधारण खाने में एक अजनबी अपनापन था। जैसे उस एक थाली ने उनके बीच एक दीवार को गिरा दिया हो। रात के आखिरी पहर में दोनों बात करते करते सो गए, और जब सुबह 4 बजे मुंबई रेलवे स्टेशन आया, तो राघव ने चुपचाप राहुल को गोद में उठाया और बोला, आइए, चलिए, अब अगला सफर जिंदगी का है। स्टेशन की भीड़ अब बढ़ने लगी थी, लेकिन रिया के मन में फिर वही सवाल था, अब क्या होगा? इतनी सुबह इस बच्चे के साथ कहां ठहरेंगे? राघव ने कहा, मेरे फ्लैट में आप आराम कर सकती हैं। मैं सामने के कमरे में रहूंगा, और सुबह 10 बजे हम कंपनी भी चलेंगे। रिया चुप थी। वो जानती थी कि हालात मजबूरी बन चुके हैं, और अब किसी पर भरोसा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। वो सिर झुकाकर बस इतना बोली, ठीक है। और फिर वो दोनों स्टेशन से बाहर निकल गए, एक नई सुबह की ओर, एक नई उम्मीद के साथ। मुंबई की सड़कें उस सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थी। चारों ओर हल्की धूप फैलने लगी थी, लेकिन रिया के मन में अभी भी बादल छाए थे। वो टैक्सी की खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। जैसे उसका दिल बार बार पीछे मुड़कर अपने गांव की सूनी चौखट को देख रहा हो और आगे बढ़ने से डर रहा हो। राघव ने उसके चेहरे की बेचैनी को महसूस कर लिया था, और जब वे फ्लैट पहुंचे तो राघव ने दरवाजा खोला और कहा, आप इस कमरे में रहिए, और हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं बाहर वाले रूम में हूं, कोई असुविधा नहीं होगी। रिया ने कमरे को देखा। साधारण सा 2 बेडरूम वाला फ्लैट थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर था, लेकिन साफ और सुरक्षित था। और इस शहर की अनजान भीड़ में अगर कुछ सबसे कीमती था, तो वो था सुरक्षित महसूस करना। उसने अपने बेटे को बिस्तर पर लिटाया, खुद भी एक कोने में बैठी रही, और फिर जाने कब थकान की गोद में सिर रखकर सो गई। जब उसकी आंख खुली, तब धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, और राहुल अभी गहरी नींद में था। रिया उठी, और उसने सबसे पहले अपने आसपास फैले सामान को समेटना शुरू कर दिया। किचन में बर्तन रखे, कमरे को थोड़ा ठीक किया, और जैसे जैसे फ्लैट व्यवस्थित होता गया, रिया का मन भी थोड़ी देर के लिए व्यवस्थित होता गया। राघव जब ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला, तो उसे देखकर थोड़ा चौंका। आपको आराम करना चाहिए था, सफाई की क्या जरूरत थी? रिया ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक औरत हूं, और जहां रहती हूं वहां गंदगी नहीं देख सकती हूं, आदत है। राघव कुछ कह नहीं सका। उसकी मुस्कान में जो आत्मसम्मान था, उसने हर शब्द को पीछे छोड़ दिया। उसने जाते जाते रिया को कहा, आप आराम से रहिए, दोपहर तक लौटूंगा, और फिर हम दोनों कंपनी चलेंगे। दोपहर में जब राघव लौटा, तो जैसे फिर से दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटाए हो, वो दोनों ऑफिस पहुंचे। एक बड़ी कंपनी की इमारत के सामने खड़ी रिया थोड़ी सहम गई, लेकिन राघव ने उसका हाथ नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास को थाम रखा था। अंदर रिसेप्शन पर जाकर राघव ने मैनेजर मिस्टर नरेश से मुलाकात करवाई। सर, ये महेश कुमार की पत्री है, इनके पति का पीएफ क्लेम करना है। मैनेजर ने रिया को ऊपर से नीचे देखा। उस नजर में सहानुभूति कम और शक ज्यादा था। देखिए मैडम, आपके पति का अकाउंट हमारे पास है, लेकिन उनके नॉमिनी आपके ससुर हैं, इसलिए क्लेम वही कर सकते हैं। रिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। मगर वो तो गांव में है, और उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो नॉमिनी है। मैनेजर ने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा, आप नंबर दीजिए, हम कल तक पुष्टि कर देंगे। रिया ने नंबर दिया, लेकिन जैसे वो बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक बेचैनी उतर आई। राघव ने पूछा, सब ठीक है? रिया ने धीरे से कहा, नहीं। मैनेजर की नजरों में कुछ अजीब था, जैसे वो कोई और बात सोच रहा हो। राघव समझ गया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, जो भी होगा मिलकर देखेंगे। वो वापस फ्लैट लौट आए, लेकिन उस रात रिया सो नहीं सकी। और सुबह जब फोन बजा, तो मिस्टर नरेश की आवाज आई,
आपका फंड आपके ससुर ने निकाल लिया है। वो अगले ही दिन आकर सारा क्लेम ले गए और उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं देना। ये सुनते ही रिया का पूरा शरीर कांप उठा। क्या? उसकी आंख से आंसुओं की धार निकली। मेरे बेटे का भी हक नहीं समझा उन्होंने। मैं किसके लिए लड़ रही थी और अब क्या बचा है मेरे पास? वो फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसका कंधा थामा। आप अकेली नहीं हैं रिया, मैं हूं आपके साथ। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। दिन बीतते गए। रिया अब राघव के फ्लैट में रह रही थी, अपने बेटे राहुल के साथ, एक अलग कमरे में, बिल्कुल एक सीमित दायरे में, बिना किसी उम्मीद के, लेकिन बिना किसी शिकायत के भी। उसके लिए अब रिया सिर्फ वो युवती नहीं रही थी जो स्टेशन पर बैठी थी, बल्कि अब वो एक मजबूत मां, एक ईमानदार इंसान और एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी हालत को झुकने नहीं दिया। राहुल उसकी गोद में खेलने लगा था, उसके आने पर दौड़कर दरवाजा खोलता था। एक शाम जब राघव ऑफिस से लौटा तो देखा कि रिया खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में कप चाय और आंखें कहीं बहुत दूर अतीत में डूबी हुई। बेटा, हर अंधेरा सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा काला होता है। शायद अब वो काली रात खत्म होने वाली है। राघव चुप था, लेकिन उसका दिल जैसे कह रहा था, मैं उस सुबह का हिस्सा बनना चाहता हूं। वो रिया को देखता रहा और पहली बार अपने दिल में छुपे उस भाव को महसूस किया जो अब तक सिर्फ इंसानियत और सहानुभूति का नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। कुछ दिनों बाद जब राघव ऑफिस से देर रात लौटा तो रिया ने पहली बार उसके लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, खाना रख दिया है, ठंडा हो गया होगा, लेकिन दिल से बनाया है। राघव मुस्कुराया। दिल से बनी चीजें कभी ठंडी नहीं होती। वो रात दोनों के बीच बहुत कुछ कह गई, बिना बोले, बिना छुए, बस आंखों से। लेकिन अगली सुबह रिया ने कुछ ऐसा कहा जिसने राघव के दिल में हलचल मचा दी। मैं गांव लौटना चाहती हूं राघव, यहां लोगों की जबान लंबी है और अब मेरे चरित्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। पड़ोसी बातें बनाने लगे हैं। राघव को जैसे एक झटका लगा हो। अगर लोग बातें बना ही रहे हैं तो क्यों ना उन्हें एक सच्चा जवाब दे दिया जाए। रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? राघव ने अपनी सांस रोकी और फिर आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं रिया, ना किसी एहसान के लिए, ना समाज को चुप कराने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे और आपके बेटे से दिल से जुड़ चुका हूं। रिया के हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बजा। वो एक पल को निशब्द रह गई। क्या क्या तुम जानते हो कि ये कितना मुश्किल फैसला है? मैं एक विधवा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है और बीती हुई जिंदगी के जख्म। राघव ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए रिया, मुझे तुम्हारा आज और तुम्हारा साथ चाहिए। और तुम्हारा बेटा, वो तो जैसे मेरा अपना हो गया है। रिया की आंखें भर आई। उसने कांपते होठों से पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने माँ पापा से पहले ही बात कर ली है, उन्हें कोई ऐतराज नहीं, बस तुम हाँ कह दो। उस रात बहुत सालों बाद रिया ने फिर से महसूस किया कि उसका भी कोई हो सकता है। प्यार कभी कभी बिना मांगे भी मिल सकता है, अगर नीयत सच्ची हो। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हें मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का यकीन है तो मेरी तरफ से हाँ है। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। राघव ने रिया से शादी की। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस घर के मंदिर के सामने माँ पापा की आशीर्वाद से एक छोटी सी माला और दो दिलों का वादा। उस दिन राहुल भी खूब हंसा था, क्योंकि उसे अब मम्मी के साथ साथ पापा भी मिल गए थे। और राघव, वो बस उसकी उंगली थामे हुए खुद को सबसे धन्य समझ रहा था। शादी के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वो फ्लैट जिसमें कभी एक महिला चुपचाप शॉल ओढ़े बैठी रहती थी, अब वहां बच्चों की हंसी, रसोई से आती चाय की खुशबू और दो लोगों की साजी मुस्कान गूंजती थी। रिया ने अपने आत्मसम्मान को दोबारा जीना शुरू किया। उसने घर से ही एक छोटा सा कढ़ाई बुनाई का काम शुरू किया, जिसे राघव ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने में मदद की। और धीरे धीरे रिया खुद कमाने लगी। वो औरत जो कभी स्टेशन की बेंच पर बैठी सोच रही थी कि अगली ट्रेन में चढ़े या नहीं, आज हर सुबह अपनी बेटे को गोदी में लेकर कहती, हम औरतें ट्रेन की तरह होती है बेटा, चाहे जितनी देर से आए, अपनी मंजिल जरूर तय करती है। समय गुजरता गया। राहुल बड़ा हुआ।
राघव और रिया की एक बेटी भी हुई, नन्ही परी। और अब उस फ्लैट में 4 सांसें थी, 4 दिल थे और एक पूरा परिवार। एक दिन राघव ऑफिस से लौटा तो देखा रिया खिड़की के पास बैठी थी, वहीं जहां वो पहले दिन बैठी थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में चाय नहीं, बल्कि एक किताब थी। और चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक संतोष था। राघव ने पूछा, आज फिर कुछ सोच रही हो? रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ, कभी कभी सोचती हूं, अगर उस दिन तुम नहीं मिलते तो मैं कहां होती। राघव ने बिना देर किए कहा, तो शायद मैं भी अधूरा रह जाता, क्योंकि मैं भी उस दिन सिर्फ छुट्टी से नहीं लौट रहा था, मैं तुम्हें खोजने निकला था। ये मुझे बाद में समझ आया। रिया की आंखों से एक नन्हा सा आंसू टपक पड़ा, लेकिन इस बार वो आंसू किसी दर्द का नहीं था। वो आंसू एक कहानी पूरी होने की गवाही था। अब रिया स्टेशन पर बैठी औरत नहीं थी, अब वो एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक उद्यमी थी। और सबसे बड़ी बात, वो अब खुद के लिए जी रही थी। कभी कभी किस्मत जब साथ देती है तो सब कुछ बदल जाता है। और शायद यही तो असली जीत है, क्योंकि जिस दिन एक औरत अपने डर को हरा कर अपने बच्चे के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू करती है, उस दिन वो सिर्फ जिंदा नहीं होती, वो मुकम्मल होती है। दोस्तों, अब एक सवाल आप सभी से, क्या राघव ने जो किया वो सही था या गलत? क्या एक अजनबी औरत के लिए यूं खड़े हो जाना, उसे अपनाना, उसे नई पहचान देना, समाज की नजरों में कितना ठीक था? और रिया का राघव को अपनाना, क्या वो उसकी मजबूरी थी या उसकी हिम्मत? आपका दिल क्या कहता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके एक जवाब से शायद किसी और का सवाल हल हो जाए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।